आज के क्लास में हम लोग अनुसंघ के गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान का निर्धारण हम लोग करेंगे। आज के क्लास में हम लोग अनुसंघ के गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि अनुसंघ का गुणधर्म क्या होता है। ठीक, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका 4 अनुसंघ के गुणधर्म होता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चारों में से कोई ना कोई देखने को मिलता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अनुसंघ के गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हेडिंग डाल ले अनुसंघ के गुणधर्म, अनुसंघ के गुणधर्म, और इसका जो डिफिनीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। अगर बात करते हैं इसके डिफिनीशन में तक क्या दिया हुआ है, जो अनुसंघ के गुणधर्म है वो क्या कहता है कि बिलियन में उपस्थित विलय के जो कण होता है, तो हम लोग पता है कि बिलियन जब भी बनता है, तो अगर एक बिलियन बन रहा है तो बिलियन में 2 प्रकार के पदार्थ होता है, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो जो विलय के कण होता है, इसमें जो विलय के कण होता है उसकी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अनुसंघ के गुणधर्म किस पर? कणों की जो संख्या होगा विलय के उस पर निर्भर करेगा। इसका आकार 12 है या छोटा है उस पर निर्भर नहीं करेगा, या इसका रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो जो अनुसंघ का गुणधर्म होता है वो 4 प्रकार का होता है। जो अनुसंघ का गुणधर्म होता है वो 4 प्रकार का। सबसे पहले अनुसंघ का गुणधर्म यहाँ से यहाँ तक हेडिंग लिख लेना है। ठीक, इतना डिफिनेशन लिखने के बाद हम लोग बात करेंगे अनुसंघ के गुणधर्म जो 4 प्रकार के होते हैं। तो अगला लिखना है अनुसंघ के गुणधर्म। अनुसंघ के गुणधर्म है 4 गो होता है, चारों को लिखना है पहले लाइन से 1 2 3 4। पहला होता है विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ठीक है, दूसरा होता है विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन। तीसरा होता है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। चौथा यहाँ पर होता है विलयन का प्रासरण दाब, विलयन का प्रासरण दाब। ठीक, ये सारे केस में हम लोग इसके आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने वाले हैं, आणविक द्रव्यमान का मान निकालने वाले हैं, और अनुसंघ के गुणधर्म किस प्रकार से डिपेंड करता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। कुछ टर्म हम लोग पहले से जान चुके हैं कि वाष्प दाब क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब क्या होता है, उसका अपेक्षित अवनमन क्या, अपेक्षित का मतलब क्या होता है, अवनमन का भी मतलब बता चुके हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी आ जाना, अवनमन का मतलब कमी आना, और उन्नयन का मतलब वृद्धि हो जाना। ठीक है, चारों लिखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे एक एक कर करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। इतना लिखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे विलायक का वाष्प दाब का। देखिए, जब पहले से समझाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि अगर एक हम लोग विलयन लेते हैं जिसमें अभी सिर्फ क्या है, अभी इसमें सिर्फ क्या है, तो विलायक है, अभी क्या है, सिर्फ विलायक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध वाष्प दाब विलायक का। तो हम लोग शुद्ध वाष्प दाब को हम लोग दिखाते हैं विलायक का P1 नॉट से। जब हम इस विलयन के अंदर या इस विलायक के अंदर क्या मिला दें, विलय मिला दें, जब हम इस विलायक के अंदर विलय मिला दें, इस विलायक के अंदर जब हम विलय मिला देते हैं, तो विलय मिलाने के बाद इसके वाष्प दाब में कमी आ जाता है। बताए थे इसके वाष्प दाब में क्या जाता है, जो विलायक का वाष्प दाब होता है उसमें कमी आ जाता है, और उसके वाष्प दाब को हम लोग अब किससे दिखाते हैं, P1 से दिखाते हैं। अब उसके वाष्प दाब को हम लोग किससे दिखाते हैं, P1 से दिखाते हैं। ध्यान देना है, जब तक विलायक नहीं, विलय नहीं मिलाए थे तब विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट था। जैसे ही हम इसमें क्या किए, विलय मिला दिए, तब इसका वाष्प दाब कितना हो गया, P1 हो गया। तो हम लोग राउल का नियम पढ़े थे। राउल का नियम क्या पढ़े थे कि जो ये विलयन बनाने के बाद, जब विलय मिलाने के बाद
जब इस विलयन में विलायक का वाष्प दाब जो होता है वो बराबर होता है जो पहले वाष्प दाब था उसके मोल अंश के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो ये चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो यहाँ पे राउल्ट के नियम से हम लोग लिख सकते हैं, राउल्ट के नियम से P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1 के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे अवनमन का कि अवनमन कितने से हो गया, वाष्प दाब में कितने से कमी आ गया। तो हम लोग पहले कितना था, अब अवनमन का मतलब भी होता है कमी आना। तो पहले कितना था, P1 नॉट था, अब बाद में कितना हो गया, P1 हो गया। इसीलिए अवनमन को यहाँ पर किससे दिखाया जा रहा है, P1 नॉट माइनस P1 से दिखाया जा रहा है। ठीक, अब हम लोग जब अपेक्षित अवनमन का बात करेंगे तो यहाँ से सब लिखते जाना है, जितना लाइन हम लगाते जाएंगे। राउल्ट का नियम विलायक के वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब अभी हम बता दिए कि ये कैसे होगा, P1 बराबर राउल्ट के नियम से हम लोग लिखे थे P1 नॉट इंटू x1। अब विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो पहले था P1 नॉट, बाद में हो गया P1, तो क्या करेंगे, P1 नॉट मतलब मान लो कि ये 20 है तो बाद में 15 घट के हो गया, तो अगर कितना सा कमी आ गया तो कोई पूछेगा तो 20 में से 15 क्या करेंगे, हटा देंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है P1 नॉट माइनस P1। अब इसके बाद हम जो लिख रहे हैं, ये दो लाइन लिखने के बाद हम जो लिख रहे हैं उसको लिखना है। आगे जो लिखना है वो क्या लिखना है, तो विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, जितना लाइनिंग कर रहे हैं उसी को लिखना है। ठीक, ये लिख लिए, फिर ये दूसरा लाइन लिख लिए, फिर ये तीसरा लाइन, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो P1 डेल P1 बटे P1 नॉट हो जाएगा। इसलिए अपेक्षित का मतलब होता है कि शुरुआत के सापेक्ष में जो पहले था उसके सापेक्ष, तो उससे हम loग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो उसके सापेक्ष में P1 नॉट से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। आगे का प्रोसेस यहाँ पे हम दिखाने जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे ये आ गया अपेक्षित अवनमन P1 नॉट। चलिए इसको रफली इधर दिखाते हैं, ये x2 के बराबर होता है, पहले यहाँ पर दिखाते हैं। ये P तो डेल P1 से दिखाया जाए। चलो डेल P1 बटे शुरुआती में कितना था, P1 नॉट। डेल P1 का हम लोग क्या लिख रहे हैं, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। अब बात करें कि P1 नॉट, P1 का मान हम लोग क्या देखे, तो ये P1 नॉट इंटू x1 मोल अंश होता है किसके, विलय के क्या होता है, ये मोल अंश होता है, डिवाइडेड बाई P1 नॉट। अगर हम थोड़ा याद करें तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, इधर लिख देते हैं साइड में, कि x1 जो होता है 1 माइनस x2 होता है। इसलिए कि एक का मोल अंश पता है, दूसरे का निकालना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 में से घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम x1 को चेंज करेंगे, x2 में, तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1 की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। अगर सिंप्लीफाई करते हैं P1 नॉट, इसको गुना कर दो तो P1 नॉट माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, P1 नॉट इंटू x2 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि P1 नॉट x2 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। तो ये अपेक्षित अवनमन आ रहा है, ये अपेक्षित अवनमन का मान अभी तक हम लोग ये आया है P1 नॉट। तो विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या देखने को मिल रहा है, विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मान किसके बराबर आ रहा है, तो विलायक के मोल अंश के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, विलायक के मोल अंश के बराबर आ रहा है।
इसको हम लोग चाहते हैं तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग किसके रूप में निकाल सकते हैं? तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं किसके रूप में? आणविक द्रव्यमान के रूप में। विलायक के आणविक द्रव्यमान के रूप में हम लोग कैलकुलेट। तब यहाँ पे हम लोग विलय के मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान बोलो या मोलर द्रव्यमान, तो विलय के मोलर द्रव्यमान के रूप में इसको हम लोग लिखने वाले। जितना भी हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे सब में विलय के मोलर द्रव्यमान के रूप में हम लोग लिखेंगे। अब देखो ये जो x2 है ये विलय का मोल अंश है। किसके है? विलय के। x1 जो होता है वो विलायक का मोल अंश होता है। लास्ट में सबको लिखवा देंगे कौन किसको क्या कहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो अब ऐसा कि ये जैसा है वैसे ही रहेगा P1 नॉट। x2 को लिख सकते हैं हम लोग पहले से जानते हैं, इसको मोल के पद में लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 के रूप में लिख सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ पे एक चीज एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, क्या मानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि जो N2 का मोल है वो बहुत कम है N1 के तुलना में। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर हम लोग इस बिलियन का बात करते हैं तो अनुसंख्यक गुणधर्म में हम लोग ये मान के चलते हैं जो इसमें विलायक है उसका मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो विलायक है उसका मात्रा बहुत ज़्यादा है और विलायक का जो मोल होता है वो हम लोग N1 से दिखाते हैं। जो विलय है, विलय का मात्रा इसमें बहुत कम है, विलय का मात्रा इसमें बहुत कम है और इसके मोल को हम लोग N2 से दिखाते हैं। इसलिए एक यहाँ पर लिखते हैं चूंकि N2 का मान बहुत कम है किससे? N1 से। तो इस केस में जब N2 का मान बहुत कम होगा N1 से तो लगभग ये देखने को मिलता है कि N1 प्लस N2 लगभग किसके बराबर हो जाता है? N1 के बराबर हो जाता है। इसलिए कि उसमें N2 का मान बहुत कम है N1 के तुलना में, तो उसमें कुछ जोड़ भी देते हैं तो खास मान में कोई अंतर नहीं आता है। इस कारण से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेल P1 बटे P1 नॉट को लिख सकते हैं N2 बटे N1। अब हम लोग मोल का भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं मोलर द्रव्यमान के रूप में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला को लिखने जा रहे हैं। तो मोल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर N1 का बात करेंगे तो इसको लिखाएगा W1 बटे कैपिटल M1। W1 को बोलते हैं कि ये विलय का क्या है? द्रव्यमान है और ये विलय का क्या है? मोलर द्रव्यमान है। ये विलय का क्या है? मोलर द्रव्यमान है। तथा दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं N2 बराबर W2 बटे M2 और यहाँ पर W2 हो जाए वो विलायक का द्रव्यमान होगा और ये मोलर द्रव्यमान होगा। ये हम लोग 11th क्लास में भी देख चुके थे, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे इस पे कि द्रव्यमान दिया रहेगा, मोलर द्रव्यमान से हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं, या इसको आणविक द्रव्यमान भी बोला जाता है, तो हम लोग को मोल निकल जाता है। तो ये फार्मूला से जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या परिमाण देखने को मिलेगा? डेल P1 बटे P1 नॉट बराबर N2 को अगर चेंज करते हैं तो N2 का मान होगा W2 बटे कैपिटल M2। आइए N1 को चेंज करते हैं तो यहाँ पर लिखाएगा था पलट के लिखाएगा M1 बटे W1। और कोई कहेगा कि हमको M2 का मान चाहिए, मोलर द्रव्यमान का व्यंजक निकालने के लिए बोलता है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है अनुसंख्यक गुणधर्म में तो मोलर द्रव्यमान का व्यंजक निकालने के लिए पूछता है, तो हमको इसका M2 का मान निकालना है। तो अगर M2 को हम इधर लेके चल जाते हैं और इसको इधर भेज देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? M2 बराबर, इसको लिख देते हैं W2 बटे W1 इंटू M1। ये इधर आएगा तो पूरी तरह से पलट जाएगा P1 नॉट बटे डेल P1 लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख ले तो क्या लिखा जाएगा? M2 बराबर
W2M1 इंटू P1 नॉट डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल P1। ठीक, तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये मोलर द्रव्यमान का व्यंजक निकल के आ गया। अब इस बार फिर से एक बार सबको बता देना चाहते हैं कौन सा पद इसमें क्या है। तो इसके बारे में तो हम लोग पहले से जानते हैं कि P1 नॉट क्या है, डेल P1 क्या है। या डेल P1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं। वे हम लोग देखे भी थे कि डेल P1 का मतलब क्या है, W2M1 P1 नॉट बाटे W1, ये क्या था P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट माइनस P1। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो P1 को हम लोग बिलियन का भी आंशिक बिलियन का भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिलियन का भी वाष्प दाब बोल सकते हैं। इसलिए कि जब हम लोग विलय डाल चुके हैं तो बिलियन का भी वाष्प दाब उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक, अब P1 नॉट क्या है, तो P1 नॉट इसके पहले भी लिखवा चुके हैं इसके पिछले क्लास में कि P1 नॉट जो होता है वो शुद्ध विलय का मोल अंश होता है। ये सिर्फ हम लोग P1 को क्या बोलते हैं, तो ये विलय का मोल अंश बिलियन में होता है। विलायक का मोल अंश, ये शुद्ध विलायक का मोल अंश, क्या बोल रहे हैं, ये शुद्ध विलायक का क्या होता है, वाष्प दाब होता है। और ये बिलियन में विलायक का वाष्प दाब होता है। ठीक, अब इसको हर एक टर्म को डिफाइन करो सब। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है P1 क्या होता है, तो बिलियन का वाष्प दाब होता है। डायरेक्ट लिखना है इसका, बिलियन का, ये असल में विलायक का ही वाष्प दाब है, लेकिन जब बिलियन बनने के बाद ये विलायक का वाष्प दाब है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे बिलियन का वाष्प दाब। उसके बाद लिखना है, ये लिख लेना है बिलियन का वाष्प दाब। P1 नोट को लिखना है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। एक एक लाइन लिखते जाना है। X1 को लिखना है विलय का सॉरी कुछ गलती हो रही है। हाँ, X1 को, हाँ ये क्या निकाले, M2 क्या निकाले हम लोग, विलायक का ना। ठीक है, विलय का मोलर द्रव्यमान M2। ठीक है, हाँ। लिखना है आगे, क्या लिखवा रहे, X1 किसका मोल अंश है, यह हम लोग इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं। तो ये विलायक का है, लिखना है विलायक का मोल अंश। X1 क्या है, विलायक का मोल अंश। X2 क्या होगा, विलय का मोल अंश। X2 क्या होगा, विलय का मोल अंश। उसके बाद लिखना है N1, तो N1 विलायक का मोल, विलायक का मोल। N1 क्या है, विलायक का मोल। N2 क्या है, तो N2 है विलय का मोल। N2 क्या है, विलय का मोल। उसके बाद बात करते हैं क्या बचा, तो W1, तो W1 क्या है, ये है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। W2 क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। उसके बाद आते हैं तो M1 विलय का, सॉरी विलायक का मोलर द्रव्यमान। M1 क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। और M2 क्या हो जाएगा, तो विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दो जो दर्शा रहा है वो विलय को दर्शा रहे हैं, और वन से जो दर्शा रहे वो विलायक का दर्शा रहे, वन से जो दर्शा रहे वो विलायक का दर्शा रहे। तो ये सारा टर्म ध्यान में रखना है, कोई नहीं कि एग्जाम में ये सारा टर्म लिखे, इसमें से दो कुछ टर्म डिफाइन कर देना। उसके बाद यहाँ तक ये फार्मूला को लिखना जरूरी है। अगर बोलेगा मोलर द्रव्यमान का व्यंजक ज्ञात करने के लिए किसमें, तब, कब, जब वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बोलेगा तब, या वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फार्मूला पूछेगा
तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग निकाले थे कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला क्या हो गया, ये है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, ये किसके बराबर है, x2 के बराबर। x2 क्या है, किसका मोल अंश है, तो x2 हम लोग विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो अपेक्षित अवनमन जो होता है वो किसके बराबर होता है, विलय के मोल अंश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि अपेक्षित वाष्प दाब में अपेक्षित जो अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है, तो विलय के मोल अंश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, विलय के मोल अंश के बराबर होते हैं। चलिए अगला हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म का बात करेंगे। अगला जो लिखना है, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। अच्छा पहले एक और था उन्नयन, चलिए इसी को पहले देख लेते हैं। विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का मतलब सब कुछ जानते हो लोग, क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पे क्या होता है, कोई भी पदार्थ उबलने लगता है तो उस पदार्थ का वो क्या होता है, क्वथनांक होता है, क्वथनांक होता है। या इसका दूसरा डिफिनीशन ये होता है क्वथनांक का, तो विलायक के क्वथनांक का यहाँ पर उन्नयन हो रहा है, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है। देखो सबसे पहले हम लोग विलायक का क्वथनांक का उन्नयन नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। पहले अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं क्वथनांक का मतलब क्या पढ़ते आ रहे हैं, जब कोई यहाँ पे कोई कंटेनर में कोई भी पदार्थ रखते हैं, जिस ताप पर ये क्या होने लगता है, उबलने लगता है, उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, जिस टेम्परेचर पर क्या होता है, कोई पदार्थ उबलने लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनीशन में हम लोग क्वथनांक का परिवर्तन करेंगे, और डिफिनीशन में क्या परिवर्तन करेंगे, तो डिफिनीशन होता है क्वथनांक का, कोई भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर वो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिस ताप पे अगर कोई चीज उबाल रहे तो इसका एक वाष्प बनेगा, ऑब्वियस है कि ये वाष्प बन के उड़ेगा, तो इसका एक वाष्प दाब होगा। इसके कंटेनर पर जो वाष्प दाब लगेगा, मान लो कि ऊपर से एक ढका हुआ है, तो इस पर जो वाष्प दाब लगेगा, तो ये दाब जो हम लोग के शरीर पर जो वायुमंडलीय दाब लगता है, हम लोग पता है कि हम लोग शरीर पर वायुमंडलीय दाब लगता है, भले ये सांस नहीं होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब खत्म करते जाए तो हम लोग के शरीर में बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए जो वायुमंडलीय दाब होता है, और वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका अगर मात्रा, जैसे हम लोग ऊंचाई पर ज्यादा जाते हैं, तो ऊंचाई पर हम लोग वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है, घटने लगता है, जिससे सांस लेने में हम लोग को प्रॉब्लम होने लगता है। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, जो ऊपर से दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब जो हम लोग के शरीर पर लगता है, वो दाब किस दाब के बराबर हो जाए, जो इसका वाष्प से बन के यहाँ से जा रहा है गैस, और जितना ये कंटेनर पर लगाता है, अगर ये दोनों दाब बराबर हो जा रहा है, तब ये इसका जो कहलाएगा, जिस टेम्परेचर पर ये बराबर हो जाएगा, इसका जो हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं इसको उबालने के लिए, तो जिस टेम्परेचर पर ये बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। सिंपल चीज है, जब हम लोग कोई चीज को गर्म करते हैं, पानी हो या कोई चीज उबालते हैं, तो अब ऐसा कि भाप बन के निकलता है, अगर ऊपर से कंटेनर लगा रहेगा तो उस पर क्या होने लगेगा, दाब लगने लगेगा। वो दाब जो वायुमंडल हम लोग के शरीर पर लगाता है, जो वायुमंडलीय दाब हम लोग के शरीर पर या कहीं पर भी लगता है किसी भी पदार्थ पर, वो दाब इसके क्या हो जाए, बराबर। वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग पढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वो दाब ये वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उसी को हम लोग उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहले तो मेन हेडिंग डालना है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद क्या करना है, हम लोग क्वथनांक हेडिंग डालना है, क्वथनांक। तो क्वथनांक हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। सबसे पहले क्वथनांक का डेफिनेशन लिखना है, यहाँ से लेके
यहाँ तक लिखना है। ये क्वथनांक का डिफिनेशन में अभी हम जो बोले वही चीजें लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन कैसे हो जाता है। उन्नयन का मतलब होता है क्या हो जाना, बढ़ जाना। जब हम लोग एक शुद्ध विलायक के अंदर जब विलय को मिलाते हैं, एक शुद्ध विलायक के अंदर जब हम लोग विलय को मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या आ जाता है, वृद्धि आ जाता है। उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले अगर वो 80 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता था तो अब हो सकता है वो कितना पर उबलेगा, 90 डिग्री टेम्परेचर पर उबलेगा। इसलिए उसका क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि उसका क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ क्यों जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुद्ध विलायक को दिखाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक कंटेनर ले रहे हैं जिसमें शुद्ध विलायक भरा हुआ है, ठीक है। शुद्ध विलायक होगा तो अगर ये इसको उबालते हैं तो हो सकता है ये उबलेगा तो 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लग रहा है, उबलने लग रहा है। ये क्या होने लग रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर दे रहा है। जब इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, विलय को मिला रहे हैं। जब इसी के अंदर विलय को मिला रहे तो जब विलय को इसके अंदर मिला दे रहे हैं तो विलय को मिलाने के बाद इसका जो क्वथनांक हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब अब ये उबल कितना टेम्परेचर पर रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। मतलब क्या हो गया, इसके क्वथनांक में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। रीजन समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि इसका जो वाष्प दाब होता है अधिक होता है। इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, अधिक होता है और इसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। जब हम लोग विलय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब इसका वाष्प दाब का बात करेंगे तो P1 से दिखा रहे थे, P1 नोट से, और जब इसका वाष्प दाब का हम लोग बात कर रहे थे तो इसको हम लोग P1 से दिखा रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसका वाष्प दाब में क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। अब जब इसका वाष्प दाब कम बन रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी जाकर वाष्प दाब बढ़ेगा। तो हम लोग पहले जितना टेम्परेचर पर उबलने लगता था अब उतना टेम्परेचर पर नहीं उबलेगा, इसलिए कि वाष्प दाब इसका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और वाष्प दाब कम होगा तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, हम लोग को क्वथनांक उसका बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, फिर उबलना शुरू करेगा। इसलिए कि वाष्प दाब में हम लोग कमी ला दे रहे हैं विलय को मिलाने के बाद। इसका सिंपल सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग सब्जी को पानी में क्या करते हैं, मान लो उबालते हैं, तो सब्जी को सीजने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए क्वथनांक उस टाइम उसका क्या रहता है, कम रहता है। वो जल्दी जल्दी उबल के वाष्प बन के उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही अगर सब्जी में नमक मिला देंगे, नमक क्या है, एक विलय है, तो नमक मिला देंगे तो पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और ज़्यादा ताप पर उबलता है और उसका अंदर जो पदार्थ होता है आसानी से सीझने लगता है। इसलिए पानी वाष्प से बन के नहीं उड़ता है जल्दी। अब पानी क्या करता है, सिझाने में मदद फिर करता है। तो नमक को डालने से क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाता है, इसलिए वो आसानी से सब्जी सीझ जाता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग कहीं पर भी अगर समतल किसको बोलते हैं, जो समुद्र तल के सीमा होता है उसको हम लोग समतल कहते हैं। उससे जितना ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो जो वाष्प दाब जो वायुमंडलीय दाब होता है उसमें कमी आता है, और समुद्र के अंदर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अब लिखना है, अब डिफिनेशन के रूप में लिखना है विलय का क्वथनांक का डिफिनेशन क्या दे रहा है। तो विलयन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक में अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जैसे विलयन का क्वथनांक, ये हो गया विलयन का क्वथनांक, और ये हो गया 80 डिग्री सेल्सियस दिखाया, ये विलायक का क्वथनांक हो गया। यही दोनों में अंतर जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है कि क्वथनांक का क्या हो गया, वृद्धि होना। क्वथनांक का वृद्धि होना, तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है,
तो जो क्वथनांक बढ़ता है उसको बताया जाता है वो किसके समानुपाती होता है, तो मोलल सांद्रता, मोलारता होता था, अमोलारता होता था, ठीक। तो यहाँ पर मोलारता है, ठीक, मोलारता है। तो मोलारता का क्या होता है, ये समानुपाती होता है। मोलारता का क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो ये जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो मोलारता का क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसा करते हैं, आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये टॉपिक और इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।